तो मेरा सलाम। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर ट्रेसिस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेम और बीम के बारे में फोर्स मेथड इस्तेमाल किया, यूज़ किया कि किस तरह इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे, इसको इंटरनल रिस्पांस चेक करेंगे। आज के लेक्चर में ट्रेसिस के बारे में फोर्स मेथड यूज़ करेंगे। ट्रस होगा, इनडिटर्मिनेट ट्रस होगा, फिर इनडिटर्मिनेट ट्रस को सॉल्व करने के लिए फोर्स मेथड यूज़ करेंगे। फोर्स मेथड के 3 बेसिक स्टेप्स होती है। नंबर फर्स्ट स्टेप इज़ सुपरपोजिशन, नंबर सेकंड इज़ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस और नंबर थर्ड फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, यही 3 स्टेप की मदद से जो गिवन ट्रस है इनडिटर्मिनेट ट्रस उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना चाहिए कि ट्रसिस में डिटर्मिनेसी फ्रेम और बीम के निस्बत अलग होता है। फ्रेम और बीम में तो डायरेक्टली के नंबर ऑफ अननोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो, तब वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बीम या फ्रेम होगा। लेकिन ट्रसिस में ये है, लेकिन बी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस फिर वो होगा कि इसका इक्वेशन है हम लोग के पास। इक्वेशन क्या है? b प्लस आर माइनस 2j। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है वो डिटर्मिनेट ट्रस है। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है कि जो गिवन ट्रस है वो इनडिटर्मिनेट ट्रस है। तो इसका इक्वेशन क्या है कि b प्लस आर माइनस 2j। तो b क्या रिप्रेजेंट करता है, r क्या रिप्रेजेंट करता है, j क्या रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना b क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स का फ्रेम ट्रस है, कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है वो ट्रस। और r क्या है नंबर ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन कितनी है। और j क्या है कि नंबर ऑफ जॉइंट, जो भी मेंबर वो कनेक्टेड होते हैं जॉइंट्स की मदद से। तो j क्या है नंबर ऑफ जॉइंट्स। अगर इनका रिजल्ट 0 के बराबर आया तो इसका मतलब है वो ट्रस डिटर्मिनेट ट्रस है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो वो उतनी डिग्री का इनडिटर्मिनेट ट्रस है। तो यहाँ पे एक गिवन ट्रस हमें दिया गया है कि डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर AC। याद रखना हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि AC जो मेंबर है, ये मेंबर, इसमें हम लोगों ने फोर्स मालूम करना है, आया वो कंप्रेशन है या टेंसाइल फोर्स है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। AE क्या है फॉर ऑल द मेंबर्स, वो कांस्टेंट है। A क्या है, एरिया है, और E क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कोई दी गई है या वो हम लोगों ने AE अज्यूम करना है या वही AU कैलकुलेशन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे ट्रस जो डिटेलिंग है ये एक इनडिटर्मिनेट ट्रस है। B एक मेंबर है, BC दूसरा है, CD तीसरा, DA चौथा मेंबर है, और दरमियान में भी 2 मेंबर्स लगे हैं। और ये जो दरमियान में है ये कनेक्शन नहीं है, जॉइंट नहीं है। तो ये मेंबर्स है, 6 फीट इसका हाइट है और ब्रेथ लेंथ 8 फीट है। और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 400 पाउंड लग रहा है पॉइंट C पे। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है। तो यहाँ पे आप देख लें नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे पिन सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो याद रखना कि फ्रेम ट्रसिस में कभी फिक्स सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन पिन कनेक्टेड जो मेंबर्स है उसको ट्रस कहेंगे। तो या पिन सपोर्ट होगा या रूलर सपोर्ट होगा, फिक्स सपोर्ट कभी भी ट्रस में नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ये फार्मूला डिटर्मिनेसीज का चेक करना है ट्रसिस का। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी शुरू है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये कि हम लोगों ने डिटर्मिनेसी चेक करना है या वो ट्रस स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है। तो इसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, b प्लस आर माइनस 2j। तो b क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं a भी एक मेंबर है, BC CD DA, फिर एक ये मेंबर है AD, फिर दूसरा DB, यानी टोटल हम लोग के पास नंबर ऑफ मेंबर्स है 6। और R की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे पिन सपोर्ट है, पिन के कितने अननोन्स होते हैं, 2 रिएक्शन होते हैं तो 2 हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे रोलर है तो रोलर का एक रिएक्शन होता है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 है। अभी J कितना है, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जॉइंट तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक पॉइंट A पे, एक पॉइंट B पे। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 4 जॉइंट्स है। तो ये जो बी आर जे की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिल जाएगा 6 + 3 -
तो फार्मूले का है, जे की वैल्यू 4 है। तो ये पुट करने के बाद हमें स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट वो 1 डिग्री का मिल जाता है। अगर 0 के बराबर था तो तब वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट रस है, तब वो सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, जिस तरह स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में हम लोग सॉल्व करते थे स्टैटिकली डिटर्मिनेट रस को। यहाँ पे फिर 1 डिग्री का इनडिटर्मिनेट रस है, यानी एक मेंबर ऐसा है या रिएक्शन ऐसा है कि वो उसको हम लोग सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं करते। तो इसके लिए 2 मेथड यूज़ करेंगे, या फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यहाँ पे इस लेक्चर में फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे कि अगर फर्स्ट डिग्री का इनडिटर्मिनेट ट्रस है उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो 3 स्टेप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सुपरपोजिशन का यह मतलब है कि ट्रस को इस तरह तकसीम करना कि वो जो इनडिटर्मिनेट डिग्री था, इनडिटर्मिनेसी 1 डिग्री का है कि 1 जो मेंबर है उसको हम लोगों ने इस तरह निगलेक्ट करना है कि वो ट्रस डिटर्मिनेट और स्टेबल बन जाए। तो यहाँ पे 1 डिग्री का इनडिटर्मिनेसी यहाँ से पता चल गया, उसको हम लोगों ने ख़त्म करना है। तो इसमें एक मेंबर किस मेंबर में कह रहा है, आसानी के लिए जिस मेंबर पे फोर्स उसको चाहिए क्वेश्चन में, तो आपने उसी को फिर रिडंडेंट लेना है, याद रखना। सुपरपोजिशन में ही ट्रस को इस तरह हम लोगों ने डिवाइड करना है कि वो डिटर्मिनेट और स्टेबल बन जाए, और फिर दूसरे जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने ये जो भी मेंबर हम लोगों ने रिडंडेंट लिया उसके जगह हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स यूनिट फोर्स अप्लाई करना है। तो ये सुपरपोजिशन के स्टेप्स हैं। सुपरपोजिशन के बाद कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाई करना है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से हमें एक मेंबर के जो इंटरनल फोर्सेस है वो मिल जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिंपली अप्लाई करेंगे, तो हर मेंबर पे फोर्सेस हमें कैलकुलेट हो जाएगी और रिएक्शन भी हम लोग मालूम करेंगे। तो याद रखना ये फ्रेम और बीम से अलग है थोड़ा, इसके जो डिफ्लेक्शंस है वो फ्रेम और बीम से अलग है। तो सबसे पहला स्टेप सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। ये गिवन ट्रस है जो क्वेश्चन में गिवन है, हम लोगों ने एसी मेंबर में फोर्स मालूम करना है। तो एसी मेंबर पे ये इनडिटर्मिनेट ट्रस था, तो सबसे पहले इन डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी हम लोगों ने चेक करना है, वो 1 डिग्री का है। तो किस मेंबर में हमें चाहिए मेंबर फोर्स, उस मेंबर को आप रिडंडेंट ले, यानी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो मेंबर एसी है उसको रिडंडेंट ले। रिडंडेंट का ये मतलब है कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो फोर्स नहीं ले रहा, तो अप्लाइड लोडिंग वही लेना है, सपोर्ट रिएक्शन सारी चीज़ें वही लेना है। तो जो हम लोगों ने रिडंडेंट लिया यानी अप्लाइड फोर्स की वजह से इस मेंबर में कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोगों ने डेल्टा AC का नाम दिया। क्योंकि मेंबर AC है तो हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स की वजह से, जो क्वेश्चन में गिवन है 400 पाउंड, इसकी वजह से जितना भी डिफ्लेक्शन हुआ मेंबर AC में उसको हम लोगों ने डेल्टा AC से अज्यूम किया। याद रखना ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, इसमें AC कोई फोर्स नहीं ले रहा, तो अप्लाइड लोड की वजह से AC पे जो डिफ्लेक्शन आया उसको हम लोगों ने डेल्टा AC नाम दिया। फिर इसी में प्लस करेंगे और दूसरे स्ट्रक्चर में रिडंडेंट अप्लाइड स्ट्रक्चर में हम लोग अप्लाइड लोड या एक्चुअल लोड सर्विस लोड नहीं लेते, याद रखना। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे 400 लग रहा था, लेकिन जो रिडंडेंट स्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स नहीं लेना। और ये जो डेल्टा AC मेंबर में हम लोगों ने यूनिट लोड अप्लाई करना है। तो यूनिट लोड यहाँ पे मेंबर AC में हम लोगों ने अप्लाई किया, इस स्ट्रक्चर में AC पे कोई फोर्स नहीं था, तो दूसरे स्ट्रक्चर में AC फोर्स हम लोगों ने यूनिट फोर्स अप्लाई करना है AC मेंबर पे। तो AC यूनिट लोड की वजह से AC मेंबर में कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने FAC नाम दिया, यानी यूनिट लोड की वजह से जितना भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ उसको मैंने FAC नाम दिया। तो यहाँ पे यानी मैंने फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट अभी यूज़ करना है, जिस तरह फ्रेम और बीम में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यूनिट लोड अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, तो उस डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल्टा AC डैश नाम दिया। तो यहाँ पे मैंने यूनिट लोड अप्लाई किया, तो यूनिट लोड की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी यानी यूनिट लोड की वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको मैंने FAC
या फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट मैंने उसको नाम दिया। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा ए सी डैश यानी इस मेंबर में जो डिफ्लेक्शन है, रिडंडेंट जो फ्रेम है, इसमें जो डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने डेल्टा ए सी डैश नाम दिया। तो ये जो डेल्टा ए सी डैश है वो बराबर है उसी मेंबर में फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। ये याद रखना कहाँ से आया, ये प्रोपोर्शनलिटी से आया। जिस तरह लास्ट जो बीम्स और फ्रेम्स में किया था इसी तरह उसी मेंबर में फोर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट पे। तो हमें रिडंडेंट जो मेंबर है उसमें उसका डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आया, उसका कुछ बैकग्राउंड से वो लास्ट लेक्चर में मैंने उसका बाकायदा डेरिवेशन भी किया है। तो ये जो डेल्टा ए सी डैश है वो बराबर है एफ ए सी इंटू फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इन दो ट्रस को अगर जमा करूं, जोड़ूं, तो वो दोबारा ये ट्रस मिल जाएगा। तो ये इसका जो डिफ्लेक्शन है वो फिर ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। यानी इस ट्रस के जो एडिशन, दोनों का एडिशन इस ट्रस के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने सुपरपोजिशन किया है वो हम लोगों ने सही किया है। अभी ये तो सुपरपोजिशन किया तक ये स्टेप थी। अभी हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाई करना है। दूसरा स्टेप ऑफ फोर्स मेथड वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, इन दो ट्रसेस की मदद से हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वो इक्वेशन है जो इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट या स्लोप होते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा ए सी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए सी डैश। इन दोनों को हम लोग जमा करेंगे तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में ए सी मेंबर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो ज़ीरो है। यानी इन एक्चुअल जो स्ट्रेस है ए सी मेंबर में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो ज़ीरो के बराबर है। तो डेल्टा ए सी प्राइमरी जो स्ट्रेस है उसका जो डिफ्लेक्शन है जमा करेंगे, यूनिट जो रिडंडेंट अप्लाई जो ट्रस है उसका डिफ्लेक्शन इन दोनों को ऐड करेंगे और जो एक्चुअल जो मेंबर के डिफ्लेक्शन है उसके बराबर लेंगे। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है, डेल्टा ए सी को जमा करेंगे इस ट्रस के डिफ्लेक्शन के डेल्टा ए सी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल जो मेंबर है उसका डिफ्लेक्शन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो है। तो डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा ए सी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा ए सी डैश, यानी ये कुछ मुख्तलिफ है, इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन ये बनेगा। फिर डेल्टा सी की वैल्यू तो यहाँ से ये वो हम लोगों ने पुट किया डेल्टा ए सी। फिर डेल्टा ए सी डैश की वैल्यू क्या है, एफ ए सी इंटू फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। तो ये आया, यानी जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आया वो ये है मेन इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ये है। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है और फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट यूनिट फोर्स की वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट आया उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। याद रखना ये अप्लाइड लोड की वजह से मेंबर एसी में कितना डिस्प्लेसमेंट आया उसको कैलकुलेट करेंगे और यूनिट लोड अप्लाई करने के बाद जितना डिस्प्लेसमेंट मेंबर एसी में आया उसको कैलकुलेट करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एफ ए सी मेंबर एसी की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले डेल्टा ए सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए सी की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला ये है, ये फ्रेम और बीम से अलग है, याद रखना। उसका फार्मूला ये है, डेल्टा ए सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ यानी सिग्मा स्मॉल एन कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई ए ई। स्मॉल एन क्या है कि यूनिट फोर्स की वजह से हर मेंबर में कितना फोर्स आया, यूनिट लोड की वजह से हर मेंबर में कितना फोर्स आया। कैपिटल एन क्या है, अप्लाइड लोड की वजह से मेंबर में कितना फोर्स आया। एल क्या है, लेंथ ऑफ अ मेंबर, और ए क्या है, एरिया, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हर मेंबर के स्मॉल एन यानी यूनिट लोड की वजह से कितना उसी मेंबर में फोर्स आया, और कैपिटल एन अप्लाइड लोड की वजह से कितना हर मेंबर में फोर्स आया। लेंथ से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे ए ई आई, इन सब मेंबर्स के फिर एडिशन लेंगे तो हमें डेल्टा ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल एन की वैल्यू
कैलकुलेट करनी है। स्मॉल n की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोगों ने रिडंडेंट स्ट्रक्चर लिया वो लेंगे। रिडंडेंट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने मेंबर AC में यूनिट लोड अप्लाई किया, तो यूनिट लोड अप्लाई करने के बाद फिर हम लोगों ने AC, BC, AB, CD, DA इन सब मेंबर्स में, DB इन सब मेंबर्स में फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। यानी ये एक ट्रस है, यानी ये जो ट्रस है, ये ट्रस मैंने बनाया, तो ये ट्रस को मैंने यहाँ पे इस तरह बनाया कि यहाँ पे AC मेंबर पे 1 किप लग रहा है, यहाँ पे 1 किप लग रहा है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट रिएक्शन है पिन, यहाँ पे रूलर है। तो अभी मैंने क्या कैलकुलेट करना है, इस मेंबर पे मेंबर फोर्स यूनिट फोर्स की वजह से कितना यहाँ पे फोर्स होगा, इस मेंबर पे, इस मेंबर, इन जो बाकी मेंबर्स है उसमें हम लोगों ने n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस मेंबर में n की वैल्यू क्या होगी, इस मेंबर में फोर्स की वैल्यू यानी n की वैल्यू क्या होगी, इस मेंबर। तो वो किस तरह करेंगे, बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स भी कर सकते हैं और मेथड ऑफ सेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनता है, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स या मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करें, या मेथड ऑफ जॉइंट्स से आसान है। आप लोगों ने सिर्फ इसके रिएक्शन कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो कैलकुलेशन के बाद हमें मेंबर फोर्सेस की वैल्यू मिलती है, ये याद रखना। इस स्ट्रक्चर के जो AB मेंबर में 0.8 मिलता है पॉइंट, 0.8 पॉइंट AB मेंबर में, नेगेटिव इसलिए कि वो कंप्रेशन है, और BC मेंबर पे 0.6, CD 0.8, DA 0.6, और यहाँ पे तो 1 किप लग रहा है DB मेंबर, 1 पॉइंट DB मेंबर पे। तो ये मेंबर फोर्सेस इन स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट हुई। अभी हम लोगों ने अप्लाइड जो लोड है 400 पॉइंट, उसकी वजह से कितना फोर्स हर मेंबर में आया वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, मतलब कैपिटल N की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वो भी मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रस को। यानी हम लोगों ने कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है लेकिन आसान है, तो आप लोगों ने मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज़ करना है। तो यहाँ पे 400 लग रहा है, यहाँ पे यानी हर मेंबर पे आपको फोर्सेस मिल जाएगी। तो वो फोर्सेस AB मेंबर में 400 पॉजिटिव आया है, टेंसाइल फोर्स है, और CB में 0 है, और यहाँ पे तो हम लोगों ने 0 अज्यूम किया है क्योंकि इसी मेंबर में एक्चुअल फोर्स की वजह से इसमें कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये जो पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी ट्रस, वो उसको हम लोगों ने लेना है, याद रखना। एक्चुअल यानी कैपिटल N के लिए हम लोगों ने एक्चुअल स्ट्रक्चर ट्रस लेना है, और यूनिट के लिए हम लोगों ने जो दूसरा रिडंडेंट अप्लाइड यूनिट लोड वो हम लोगों ने लेना है, वो ट्रस लेना है। तो ये कैपिटल N के लिए ये सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। अभी L क्या है, लेंथ ऑफ मेंबर है, और A एरिया, E तो E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ये फार्मूला है कि स्मॉल n इंटू कैपिटल N मल्टीप्लाई बाई L डिवाइडेड बाई AE। इसका आसान तरीका मैं समझाऊंगा कि वो किस तरह आपने करना है। सबसे पहले आपने कॉलम्स बनाने हैं। L की वैल्यू यानी कितने कॉलम्स, यानी एक तो स्मॉल n, याद रखना मेंबर्स, कितने मेंबर्स है वो मेंबर्स, फिर कैपिटल N, फिर स्मॉल n, कैपिटल N, फिर लेंथ, इन सब का कॉलम इस तरह लिखना है और बनाना है। और इस लास्ट जो कॉलम है इसमें हमने क्या करना है, n स्मॉल n कैपिटल N मल्टीप्लाई बाई L, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह हम लोगों ने कॉलम में जो भी मेंबर्स हैं, सबसे पहला मेंबर AC है तो हम लोगों ने यहाँ पे AC लिखना है। तो AC पे यूनिट लोड की वजह से कितना फोर्स आ रहा है, -0.8, तो -0.8 आपने लिखना है। और कैपिटल N की वैल्यू AC मेंबर में 400 है प्लस 400 है। L की वैल्यू तो क्या है, ये लेंथ ऑफ मेंबर क्या है, वो 8 के बराबर है, जो भी गिवन है वो आपने लेना है। इन तीनों को फिर मैंने जमा मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, तो वो वैल्यू मिल जाएगी। हर मेंबर के लिए आपने इसी तरह करना है।
लास्ट आर मेंबर के लिए इस तरह करना है। फिर लास्ट में हम लोगों ने इस कॉलम को ऐड करना है, इसके जो रिजल्ट्स है इन सब के रिजल्ट्स को ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ स्मॉल एन कैपिटल एन मल्टीप्लाई एल। तो वो सर इस कॉलम को आपने ऐड करना है, याद रखना है, इस कॉलम को आपने ऐड करना है। तो इस कॉलम के ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो ये वैल्यू मिल जाएगी, समेशन ऑफ, यानी ये समेशन ऑफ एन कैपिटल एन डिवाइड बाय एल। फिर हम लोगों ने डिवाइड करना है, ए ई से डिवाइड करना है। तो ए ई से डिवाइड करने के बाद हमें डेल्टा ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने बताए हैं। अगर एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज था तब आपने वहीं पे डिवाइड भी करना है, एक और कॉलम भी बनाना है, फिर आखिर में इन सब को ऐड करना है। ये अगर कांस्टेंट थे तब आपने सिंपली ए ई आखिर में फिर डिवाइड करें। अगर इन सब मेंबर्स का एरिया या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग था तब आपने एक कॉलम और बनाना है, फिर आखिर में उसको फिर इनको डिवाइड करने के बाद यानी आखिरी कॉलम ये बनेगा, एन स्मॉल एन कैपिटल एन एल डिवाइडेड बाई ए ई। फिर आपने आखिर में फिर ऐड करना है। ऐड समेशन का मतलब भी ये ऐड है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें डेल्टा ए सी की वैल्यू इस तरह मिल जाएगी, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स कॉलम के वाइज मैंने समझाए, यहाँ पे कुछ अलग ही होगा। टू किस तरह लिया है, यानी 2 मरतबा है, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये स्टेप समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किस तरह आया कि यहाँ पे यूनिट फोर्स की वजह से 0.8 है, इस पे भी 0.8 है, यहाँ पे भी अप्लाइड लोड की वजह से 400, यहाँ पे 400, यानी 2 मरतबा, तो मैंने 2 लिया। तो सिंपली बाई समेशन उस तरह कॉलम न बनाने का दूसरा तरीका ये है कि आपने इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू यानी स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, -0.8, फिर 400 लेंथ क्या है 8 मीटर है, 8 मीटर है डिवाइडेड बाई ए आई। फिर दूसरे मेंबर्स का भी, बाकी मेंबर्स का भी, इन सब को ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा -11200 डिवाइडेड बाई ई आई। ये क्या है, डेल्टा ए सी की वैल्यू है, याद रखना। डेल्टा ए सी की वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अभी हम लोगों ने यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया मेंबर फोर्स ए बी में उसको मालूम करना है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो वो एफ ए सी सी की वैल्यू मालूम करना है। जिस तरह अप्लाइड लोड की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट था, समेशन ऑफ स्मॉल एन कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई ए ई। तो ये फार्मूला था डेल्टा ए सी के लिए, यानी अप्लाइड लोड की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया। अगर यूनिट, ये तो अप्लाइड लोड के लिए था, अगर यूनिट लोड के लिए तो कैपिटल एन फिर स्मॉल एन बनेगा, क्योंकि यूनिट का मतलब भी स्मॉल एन है, एन क्या है, यूनिट लोड है। तो यूनिट लोड की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया, और कैपिटल एन क्या है, अप्लाइड लोड की वजह से। तो एफ ए सी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है। इसमें हम लोगों ने यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया, तो यह कैपिटल एन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट के लिए स्मॉल एन बनेगा। अगर कहीं पे भी अप्लाइड फोर्स यूनिट थी, 1 पॉइंट थी या 1 किप थी, तो हम लोगों ने फार्मूला फिर ये करना है, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन लिखना है। तो स्मॉल एन अगर मैं लिख लो तो ये एन स्क्वायर मिल जाएगा। तो फार्मूला, मॉडिफाई फार्मूला ये बनेगा, याद रखना। डेल्टा ए सी एफ ए सी इज इक्वल टू समेशन एन स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ए ई। एन क्या है, यूनिट फोर्स की वजह से हर मेंबर में कितना फोर्स आया। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने सिर्फ रिडंडेंट जो ट्रस है वो लेना है। तो उसकी जो हम लोगों ने हर मेंबर में फोर्सेस कैलकुलेट की है यूनिट फोर्स की वजह से, तो सिंपली आप दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मरतबा हम लोगों ने सॉल्व किया है हर मेंबर में फोर्सेस यूनिट फोर्स की वजह से। यहाँ पे फिर हम लोगों ने सिर्फ जो यूनिट फोर्स थी उसको स्क्वायर करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें एफ ए सी की वैल्यू मिल जाएगी 34.56 डिवाइडेड बाई ए ई। अभी हम लोगों ने जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डिराइव किया, बनाया, उसमें हम लोगों ने डेल्टा ए सी और एफ ए सी की वैल्यू हम लोगों ने पुट करना है। तो डेल्टा ए सी की वैल्यू क्या है, -11200 डिवाइडेड बाई ए ई, और एफ ए सी की वैल्यू क्या है 34.56
इनटू FAC क्या है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस हम लोगों ने बनाए उसका जो इक्वेशन है वो ये था। तो उसी में हम लोगों ने डेल्टा AC और AC की वैल्यू हम लोगों ने पुट की। कैलकुलेशन करने के बाद FAC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3324 पॉइंट मिल गई, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, यानी टेंसाइल फोर्स इसमें लग रहा है। टेंसाइल का यह मतलब है कि जो फोर्स है वो अवे फ्रॉम द जॉइंट है, ये याद रखना है। कंप्रेशन का यह मतलब है कि टुवर्ड द जॉइंट डायरेक्शन है उसका, और टेंसाइल का यह मतलब है अवे फ्रॉम द जॉइंट्स। ये तो मेंबर AC की वैल्यू हमें मिल गई। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि AC मेंबर का फोर्स कैलकुलेट करें। तो क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आपसे कहा कि बाकी मेंबर्स में भी फोर्सेस कैलकुलेट करें, तो बाकी मेंबर पे फोर्सेस आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, फिर आपने ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करना है। इक्विलिब्रियम क्योंकि ट्रस डिटर्मिनेट बन गया, क्योंकि जो मेंबर FAC थे उसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, जो इनडिटर्मिनेट डिग्री थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट की। अभी मेंबर डिटर्मिनेट बन गया और स्टेबल बन गया, तब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके बाकी मेंबर्स में भी फोर्सेस कैलकुलेट करना है। तो ये क्विक रिव्यू ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेसी चेक करना है। दूसरा स्टेप हम लोगों ने वो जितने भी डिग्री का इंडिटर्मिनेट है उसको हम लोगों ने रिडंडेंट लेना है, यानी उसी में फोर्स नहीं लेना है, ज़ीरो फोर्स मेंबर अज्यूम करना है। तो अप्लाइड लोड की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया, और फिर दूसरे स्ट्रक्चर में यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया, यानी सुपरपोजिशन हमने करना है। 3 स्टेप से सॉल्व करना है। सबसे पहला डिटर्मिनेसी चेक किया, फिर डिटर्मिनेसी के बाद सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। सुपरपोजिशन के बाद हम लोगों ने डेल्टा AC और डेल्टा AC डैश या फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स या डिस्प्लेसमेंट या इन द फॉर्म ऑफ स्लोप वो लेना है। तो जो दूसरा स्टेप कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यूज़ करना है, उसी जो सुपरपोजिशन की मदद से हम लोगों ने इक्वेशन बनाने हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लोप और डिस्प्लेसमेंट। फिर आखिर में इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन के जो डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन है वो कैलकुलेट करना है। तो ट्रसेस में डिस्प्लेसमेंट आती है, याद रखना, स्लोप नहीं आएंगे। तो वो आपने ट्रस में किस तरह कैलकुलेट करना है, बीम और फ्रेम में किस तरह कैलकुलेट करना है वो अलग है। और लास्ट जो स्टेप है वो आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है, तो आपका जो गिवन ट्रस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।